वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रतिशत की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं कंटिन्यू रूप से। आज प्रतिशत की तीसरी क्लास है, तो चलो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मैं ये रोज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इसको निकालने नहीं बैठोगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो 1/100 होता है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10 होता है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 होता है। 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब होता है 7/10, 7/10 होता है। और जैसे आपको भिन्न में यदि 12 से 1/2%, 12 से 1/2% इक्वल टू कितना होता है? इक्वल टू होता है 1/8, 1/8। 12 से 1/2% इक्वल टू 1/8 होता है। 14 सही 2/7 ऐसे दे दिया जाए, 14 सही 2/7% इक्वल टू तो 1/7 होता है, 1/7 होता है। 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है? 11 से 1/9% इक्वल टू 1/9 होता है, 1/9 होता है। 9 सही 1/11 ऐसे दे दिया जाए, 9 से 1/11% इक्वल टू 1/11 होता है। ये सभी ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ पे वहाँ पे निकालना नहीं पड़े, क्योंकि इसमें आपको 5 से 10 मिनट ऐसे बिगड़ेंगे तो क्या मतलब रहेगा। तो इससे अच्छा आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इसलिए मैं रोज़ क्लास के शुरुआत में ये बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आपको रोज़ का ये याद हो जाए। 9 से 1/11% का मतलब क्या होता है? 1/11। 33 सही जैसे आपको दे दिया जाए, 33 सही 1/11, 1/3 ऐसे दे दिया जाए। 33 से 1/3% इक्वल टू 1/3 होता है, 1/3 होता है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 16 से 2/3% का मतलब 1/6 है। ये सभी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको दे दिया जाए कि यदि किसी चीज़ की वैल्यू 10% बढ़ गई या 10% घट गई, ऐसे कुछ दे दिया जाए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि 10% वैल्यू बढ़ जाती है, या किसी चीज़ का मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ जाता है क्या है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो पुरानी वैल्यू तो 100% होगी, और नई वैल्यू 10% बढ़ जाने पर नई वैल्यू क्या हो जाएगी? नई वैल्यू 110 हो जाएगी। 10 बढ़ गई, पहले पुरानी वैल्यू क्या थी? पुरानी वैल्यू 100% थी। नई वैल्यू क्या हो जाएगी? नई वैल्यू 110 हो जाएगी, क्योंकि 10 बढ़ जाएगी तो 110 हो जाएगी, 110 हो जाएगी। इसको मैं और भी छोटे रूप में क्या लिख सकता हूँ? ये तो बड़ी वैल्यू, छोटे रूप में 0 से 0 कैंसिल कर लो, 10 और 11 ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो इस 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। तो पुरानी वैल्यू तो 10 हो गई, पुरानी वैल्यू तो 10 हो गई, और नई वैल्यू 1 जोड़ने पर 11 हो जाएगी। तो 10 और 11, यदि 20% बढ़ जाए, ऐसे दे दिया जाए कि कोई वैल्यू 20% 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। ये मैंने इसीलिए लिखवाया है ताकि आपको डायरेक्ट याद रहे। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो 5 हो गई, पुरानी वैल्यू 5 होगी, और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 में 1 जोड़ दो तो 6 हो जाएगी, 6। तो पुरानी वैल्यू तो 5 और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यदि कोई वैल्यू 12 सही 1/2% बढ़ जाती है, कोई वैल्यू 12 से 1/2% बढ़ जाती है, तब क्या हो जाएगी? उसकी पुरानी वैल्यू क्या होगी और नई वैल्यू क्या होगी? पुरानी वैल्यू क्या होगी और नई वैल्यू क्या होगी? 12 से 1/2% बढ़ जाती है, तो 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है? 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? पुरानी वैल्यू तो 8, और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? नई वैल्यू 9 हो जाएगी। पुरानी वैल्यू 8 और नई वैल्यू 9 हो जाएगी। यदि दे दिया जाए कि कोई वैल्यू है वो 14 सही 2/7%, ये घट रही है,
अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, बढ़ रही है, बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है, ये देख रहे थे। यदि घट जाती है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 14 से 2/7% घट जाता है, तब इसकी पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 14 से 2/7, तो 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7। ये मैंने इसीलिए लिखवाया है ताकि आपको ये डायरेक्ट याद रहे। 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1/7 हो जाएगा। तो पुरानी वैल्यू क्या रहेगी, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू तो 7 और नई वैल्यू क्या होगी, ये घट रही है तो 7 में से 1 माइनस करो तो नई वैल्यू 6 हो जाएगी। नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सवाल करना है। तो चलो हम सवाल को देखते हैं। ये आज के सवाल क्या है, ये सवाल कल मैं इसको सही से नहीं समझा पाया था, तो इसलिए इस सवाल को आज तो हम दोबारा करते हैं। फिर आज के सवाल यहाँ से है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है तथा खर्चा 12% बढ़ जाता है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, ये होता है मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा होता है। तो ये क्या बोल रहा है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है। 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो पुराना मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य तो ये 5 और नया मूल्य क्या हो जाएगी, कमी हो रही है तो 5 में से 1 माइनस करो, कमी हो रही है तो 5 में से 1 माइनस करो तो 4 हो जाएगी। तो मूल्य क्या हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। क्या सवाल क्या पूछ रहा है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो पुराना मूल्य तो 5 और नया मूल्य कमी हो रही है तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तथा खर्चा 12% बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, खर्चा 12%, तो हमें खपत निकालनी है और यहाँ पे खर्चा दे रखा है, खर्चा 12% बढ़ जाता है। तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 3/25 होता है, 3/25 होता है। 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब 3/25 होता है, 3/25 होता है। तो ये पुरानी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 25 हो जाएगी, पुरानी वैल्यू तो 25 हो जाएगी। नई वैल्यू क्या है, ये बढ़ जाती है। तो 25 में 3 जोड़ो, 25 में 3 जोड़ने पर कितना होता है, 28 होता है, 28 होता है। तो ये 28। तो अब मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 25 आ जाए, यहाँ पे 5 में किसका गुणा करो कि 25 आता है, 5 में 5 का गुणा करो तो 25 आ जाएगा। और 4 में किसका गुणा करो कि 28 आ जाए, तो 4 में किसका गुणा, 7 चौक 28 होता है तो 7 का गुणा कर लो, 7 चौक 28 होता है, 7 का गुणा कर लो। तो ये खपत आ गई। तो यह क्या बोल रहा है, 12% बढ़ जाता है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो क्या है, ये पुरानी वैल्यू है, ये सभी क्या है, ये तो पुरानी वैल्यू है, ये पुरानी वैल्यू है। ये क्या है, ये नई वैल्यू है, ये नई वैल्यू है। तो ये पुरानी वैल्यू है, ये नई वैल्यू है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो खपत कितना बढ़ा, 5 से 7 हो गया तो खपत कितना बढ़ा, खपत 2 बढ़ा, खपत कितना बढ़ा, खपत 2 बढ़ा। तो ये बोल रहा है कि खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है तो हम प्रतिशत निकालते हैं, 2/, ये प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाला जाता है। तो 2/5 × 100 प्रतिशत निकालना है तो 100 करो, 5 दूकी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 40%। 40%, यहाँ पे क्या 40% वृद्धि होगी या कमी, तो 5 से 7 हो रही है, 5 से 7 हो गया है तो ये तो वृद्धि हुई है, तो 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्या है, ये है चावल की कीमत में 10% की कमी होने के कारण, चावल की कीमत में 10% की कमी, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। चावल की कीमत में 10% की कमी, तो 10% की कमी, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू। तो चावल की कीमत में 10% की कमी होने पर, तो 10% की कमी हो रही है तो पुरानी वैल्यू तो 10 हो जाएगी और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, कमी हो रही है, तो कमी हो रही है 10 में से 1 माइनस करो तो 9 हो जाएगी, 10 में से 1 माइनस करने पर 9 हो जाएगी, क्योंकि कमी हो रही है, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 हो जाएगी।
के कारण कोई व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, के कारण कोई व्यक्ति वो 180 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल की घटी हुई दर क्या है तथा प्रारंभिक दर क्या है। तो ये हमें क्या पूछा है, प्रारंभिक दर। प्रारंभिक दर का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक दर मतलब पुरानी वैल्यू। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, पुरानी वैल्यू, और घटी हुई दर मतलब नई वैल्यू। तो हमें नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो 180 का यहाँ पे कमी कितनी हो रही है, 10% कमी हो रही है। तो 180 का 10% निकालो, 180 का 10% निकालो, कितना होता है, 180 का 10%, तो ये कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। 180 का 10% कितना होता है, 18 होता है। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो 18 होता है। तो ये 18 हो गया, तो 18 हो गया। तो ये 18 किसकी वैल्यू है, 2 किलोग्राम की वैल्यू है। तो 18 रुपया हो गया। तो 18 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो हमें क्या निकालना है, 1 किलोग्राम कितने का खरीदेगा, 1 किलोग्राम खरीदेगा 9 रुपये का, 1 किलोग्राम खरीदेगा 9 रुपये का। 1 किलोग्राम चावल कितने का खरीदेगा, 9 रुपये का। तो ये नई वैल्यू क्या होगी, नई वैल्यू 9 की वैल्यू तो 9, ये कितना गुना, 1 गुना है, तो 10 की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 1 गुना हो जाएगी। तो नई कीमत क्या हो जाएगी, नई कीमत 9 और पुरानी कीमत क्या हो जाएगी, पुरानी कीमत 10 हो जाएगी। तो नई कीमत 9 और पुरानी कीमत 10। तो ये सी इसका आंसर आ जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रारंभिक दर, घटी हुई दर मतलब नई वैल्यू पूछिए, घटी हुई दर मतलब नई वैल्यू पूछिए, नई वैल्यू। और प्रारंभिक दर मतलब पुरानी वैल्यू, प्रारंभिक दर मतलब पुरानी वैल्यू, और घटी हुई दर मतलब नई वैल्यू। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये 9 तो क्या है, घटी हुई दर है, और 10 प्रारंभिक दर है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल क्या पूछ रहा है, चाय की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, चाय की कीमत में 20% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 270 रुपये में 500 ग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय की घटी हुई दर क्या है तथा प्रारंभिक दर क्या है। तो यहाँ पे घटी हुई दर मतलब नई दर पूछिए, घटी हुई दर मतलब नई वैल्यू, और प्रारंभिक दर मतलब क्या होता है, तो पुरानी वैल्यू, प्रारंभिक दर मतलब पुरानी वैल्यू। तो चाय की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 270 रुपये में 500 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। तो 270 का 20% कितना होता है, 270 का 20% कितना होता है, तो इस 270 का 20% होता है 54। 270 का 20% कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, 270 का 20% 54 होता है, कैसे हो जाएगा, तो 270 इंटू 20% निकालना है तो अपन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, 54। तो 54 रुपये में 500 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। तो ये 54 रुपये में कितने चाय खरीद पाता है, 500 ग्राम। 54 रुपये में कितनी चाय खरीद पाता है, 500 ग्राम, मतलब आधा किलो, 500 ग्राम 54 रुपये में 500 ग्राम मतलब आधा किलो चाय खरीद पाता है। तो 1 किलो कितने में खरीद पाएगा, 1 किलो कितने में खरीद पाएगा, 1 किलो कितने में खरीद पाएगा, 54 रुपये में तो आधा किलो खरीद पाता है। तो 1 किलो कितने में खरीद पाएगा, 54 का 2 गुना हो जाएगा, 54 का 2 गुना 108 रुपये में 1 किलो चाय खरीद पाएगा। 108 रुपये में कितनी चाय खरीद पाएगा, तो 108 रुपये में कितनी चाय खरीद पाएगा, 108 रुपये में 1 किलो चाय खरीद पाएगा, 108 रुपये में 1 किलो चाय खरीद पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, घटी हुई दर निकालनी है और प्रारंभिक दर निकालनी है। तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू। तो ये आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम का 108 तो हमें यहाँ पे दे रखा है, तो ये आंसर आ गया। तो इसका क्या है, घटी हुई दर कितनी हो जाएगी, घटी हुई दर 108 रुपये, और प्रारंभिक दर क्या हो जाएगी, प्रारंभिक दर 135 रुपये।
प्रारंभिक दर 135 रुपये। हमने क्या कैसे निकाला कि चाय की कीमत में 20% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 270 रुपये में 500 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। तो 270 का 20% निकालो, 270 का 20% कितना हो जाएगा, 54 रुपया हो जाएगा। तो 54 रुपये में कितनी चाय खरीद पा रहा है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। तो 1 किलो कितने में खरीद पाएगा, 1 किलो 108 रुपये में खरीद पाएगा। तो 108 हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो 108 यही इसका आंसर आ गया। अब क्या है कि 135 भी निकालना है। यदि 2 ऑप्शन दे दिए तो 135 भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे 108 एक ही जगह दे रखा था तो हमने डायरेक्ट आंसर लगा लिया। लेकिन हमें निकालना है तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 20% की कमी। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 5 हो जाएगी। नई वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो रही है तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में से 1 माइनस करो तो 4 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करो तो कितनी हो जाएगी, नई वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4, तो इस 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू आ रही है 108। ये 4 की नई वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम की 108 आ रही है। तो 4 की कीमत क्या है, 108। तो ये कितना गुना है, ये 4 का कितना गुना है, तो 27 चौक 108 होता है। 27 चौक 108 होता है, क्योंकि 108 में 4 का भाग दे दो, 108 में 4 का भाग दे दो तो ये 27 आ जाएगा। तो 27 चौक 108 होता है। तो इस 5 का भी 27 गुना कर लो, 5 का भी 27 गुना कर लो। तो 5 का 27 गुना करने पर कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135, क्योंकि 7 × 5 = 35, 5 हासिल 3, 3 हासिल 5 की 10, 10 और 3 13, तो 135। तो ये नई कीमत क्या हो जाएगी, नई कीमत तो 108 रुपया और पुरानी कीमत क्या हो जाएगी, पुरानी कीमत 135 रुपया। पुरानी कीमत 135 रुपया और नई कीमत क्या हो जाएगी, नई कीमत 108 रुपया। तो ये हो जाएगा। यदि प्रारंभिक दर पूछे, प्रारंभिक दर मतलब क्या होता है, प्रारंभिक दर पुरानी वैल्यू और घटी हुई दर इसलिए नई वैल्यू। ये आप याद रखना, प्रारंभिक दर मतलब पुरानी वैल्यू, प से प पुरानी वैल्यू और घटी हुई दर मतलब नई वैल्यू पूछिए, ये याद रखना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है। यह सवाल पूछ रहा है कि आम की कीमत में 20% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 10 आम कम खरीद सकता है। तो आम की वास्तविक कीमत क्या है, आम की वास्तविक कीमत क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आम की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो इसकी पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पुरानी वैल्यू तो 5 हो जाएगी और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 5 में से 1 जोड़ो, तो 5 में 1 जोड़ने पर 6 हो जाएगी। 5 में 1 जोड़ने पर 6 हो जाएगी। तो ये क्या पूछ रहा है कि आम की कीमत में 20% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में, तो 120 रुपये में 10 आम कम खरीद पाता है। तो 120 का 20% निकालो, 120 का 20% कितना होता है, 24 होता है। 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% 24 होता है। क्योंकि इसको कैसे निकालोगे, 120 का 20%, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। 120 का 20% 24 होता है, क्योंकि 12 2 24, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आप मैं निकाल के बताता हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 12 2 24, 24 होता है। तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, 120 का 20% तो 24 हो जाएगा। और कितना आम खरीद पाता है, कितना आम कम खरीदता है, 10 आम कम खरीदता है। तो 10 आम कम खरीदता है तो एक आम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक आम की वैल्यू निकालने के लिए 10 का भाग दे दो, तो एक आम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी। एक आम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी। एक आम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी। क्योंकि 120 रुपये में 10 आम कम खरीद पाता है तो एक आम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 24 में 10 का भाग दे दो तो 2.4, तो एक आम की वैल्यू तो 2.4 होगी। तो ये नई कीमत क्या हो जाएगी, नई कीमत ये 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 2.4 आ गए। तो ये कितना गुना है, ये 0.4 गुना है। 6 चौक 24 होता है ना, 6 चौक 24, तो ये 0.4 गुना हो जाएगा। तो इसका भी 0.4 गुना कर लो, तो ये 5 चौक 20, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 चौक 20, तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रुपये, 2 रुपये। तो वास्तविक कीमत क्या पूछी थी, वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत मतलब पुरानी कीमत पूछी थी। तो पुरानी कीमत का मतलब कितने है, 2 है। पुरानी कीमत कितनी होगी, तो 2। तो वास्तविक कीमत आ गए, वास्तविक कीमत पूछी है तो वास्तविक कीमत का मतलब भी पुरानी कीमत होती है। वास्तविक कीमत का मतलब भी पुरानी कीमत होती है। तो यहाँ पे पुरानी कीमत कितनी होगी आम की, तो एक आम की पुरानी कीमत कितनी होगी, 2 रुपया। तो 2 रुपया, तो ये 2 आंसर आ गया, ये 2 आंसर आ गया। तो हमें सवाल में क्या पूछा था,
हमें सवाल में पूछा था किसी आम की कीमत में 20% वृद्धि, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पुरानी कीमत तो 5 और नई कीमत वृद्धि हो रही है, तो 5 में से 1 जोड़ दो, 6 हो आगे। अब यह पूछा है कि वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 10 आम कम खरीद पाता है, तो 120 का 20% निकालो। 120 का 20% कितना होता है? 120 का 20% 24 होता है, 12 24 होता है, 12 की 24 होता है, 24। तो 24 रुपये में 10 आम कम खरीद पाता है, तो एक आम कितने में खरीद पाएगा? तो एक आम निकालने के लिए 24 में 10 का भाग दे दो, तो ये कितने में खरीद पाएगा? तो 2.4 रुपये में, 2.4 रुपये में। तो इसकी 6 की नई कीमत क्या आ जाएगी? नई कीमत तो 2.4 आ जाएगी। तो ये कितना गुना है? 6 का कितना गुना है? ये 6 का 4 गुना है, 0.4 गुना है, 0.4 गुना है, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, तो यह 0.4 गुना हो गया। और तो ये 0.4 गुना है, तो ये भी 0.4 गुना होगा, तो इसका भी 0.4 गुना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 2.0। तो ये पुरानी कीमत क्या हो जाएगी? पुरानी कीमत 2 रुपया हो जाएगी। तो वास्तविक कीमत का मतलब भी पुरानी कीमत होता है, वास्तविक कीमत का मतलब भी पुरानी कीमत होता है, और प्रारंभिक कीमत का मतलब भी पुरानी कीमत होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? प्याज की कीमतों में 16 से 2/3% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 300 रुपये में 500 ग्राम प्याज कम खरीद पाता है, तो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है? प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है, ये पूछा है। तो प्याज की कीमतों में 16 से 2/3% वृद्धि होने के कारण, तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 से 2/3% का मतलब ये मैंने पहले इसलिए लिखवाया क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आप इसको सॉल्व करने नहीं बैठोगे, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्योंकि आपको 16 से 2/3% ये दे दिया, तो ये आपको आप सॉल्व करने नहीं बैठोगे, आपको ये याद होना चाहिए कि 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो प्याज की कीमतों में 16 से 2/3% वृद्धि होने के कारण, तो 16 से 2/3% वृद्धि होने के कारण कोई 300 रुपये में 500 ग्राम प्याज, 300 रुपये में 500 ग्राम प्याज कम खरीद पाता है। तो 300 रुपये में 500 ग्राम प्याज कम खरीद पाता है, ये तो सीधा सीधा दे रखा है। तो ये 300 का 1/6 कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा 300 का 1/6। तो ये काट लो, कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30, 50। तो 50 रुपये में 500 ग्राम प्याज कम खरीद पाएगा। तो 50 रुपये में 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब क्या होता है? आधा केजी चावल ये प्याज कम खरीद पाता है। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीद पाएगा? 1 किलोग्राम खरीद पाएगा 100 रुपये में, इसका जस्ट 2 गुना हो जाएगा 100 रुपये में। तो 100 रुपये में इसका आंसर आ जाएगा, 100 रुपये में इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा दे रखा था। प्याज की कीमत दे रखी थी, प्याज की कीमतों में 16 से 2/3% वृद्धि होने के कारण, तो इसकी कितनी वृद्धि हो रही? 16 से 2/3। तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो के कारण कोई 300 रुपये में 500 ग्राम प्याज कम खरीद पाता है। तो 300 रुपये में 500 ग्राम, तो 300 का 1/6 कर लो, तो 300 का 1/6 कितना हो जाएगा? तो ये 50 रुपये हो जाएगा, डायरेक्ट 50 रुपये होता है। तो 50 रुपये में 500 ग्राम प्याज कम खरीद पाता है, तो 100 रुपये में 1000 ग्राम कम खरीद पाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। 50 रुपये में 500 ग्राम कम खरीद पाता है, तो 100 रुपये में 1 किलोग्राम कम खरीद पाएगा। तो ये 100 रुपये, ये इसका आंसर आ गया, 100 रुपये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है, अंडों के भाव 20% गिर जाने पर, अंडों के भाव 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपये में अब 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो घटी हुई दर प्रति अंडा ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है? घटी हुई दर मतलब क्या होता है? घटी हुई दर, तो मतलब नई वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, नई वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। घटी हुई दर मतलब क्या होता है? नई वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या पूछ रहा है? अंडों के भाव 20% गिर जाने पर, 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपये में अब 15 अंडे अधिक खरीद पाता है। तो 90 का 20% निकालो, 90 का 20% कितना हो जाएगा? 18 रुपये हो जाएगा। 90 का 20% कितना हो जाएगा? 18 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 9 9 92 18, ये आपको डायरेक्ट ऐसे निकालना है, 1 9 9 92 18, वरना ऐसे हम नहीं करोगे। 90
इंटू 20/100, ऐसे नहीं करोगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, फिर 9 में 2 का गुणा करोगे, फिर 18 आएगा। ऐसे आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे डायरेक्ट देखना है, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये तो 18 हो जाएगा। तो 18 अंडों के भाव में 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपये में अब 15 अंडे अधिक खरीद पाता है। तो 15 अंडे अधिक खरीद पाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 का 20% तो 18 हो गया। तो हमें क्या एक अंडे की वैल्यू निकालनी है, तो एक अंडे की, तो 18 रुपये में 15 अंडे खरीद पाता है, तो एक अंडा कितने में खरीद पाएगा, तो 18 में 15 का भाग दे दो, 18 में 15 का भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 15 कम 15, 15, 16 17 18, 3 बचा, तो और 15 दू की 30, 15 दू की 30, तो एक अंडा कितने में खरीद पाएगा, 1.2 रुपये में, 1.2 रुपये में, तो 1.2 रुपये में ये इसका आंसर आ जाएगा। 1.2 रुपये में ये इसका आंसर आ जाएगा। 1.2 रुपये में ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से डायरेक्ट करना है, आपको ये वैल्यू नहीं लिखनी पड़े, ये वैल्यू आपको नहीं लिखनी पड़े, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अंडों के भाव में 20% गिर जा, अंडों के भाव है वो 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद पाता है। तो 90 का 20% निकालो, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 9 9 92 18, तो 18 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद पाता है। तो एक अंडा कितने में खरीद पाएगा, तो 18 में 15 का भाग दे दो, तो एक अंडा 1.2 रुपये में खरीद पाएगा, 1.2 रुपये में खरीद पाएगा। तो इसकी नई घटी हुई दर पूछिए, तो नई कीमत ही आ गई, ये नई कीमत क्या हो जाएगी, 1.2 रुपया, 1.20 रुपया, ये नई कीमत आ गई। तो यही हमें पूछेगा था। इस विधि से कर सकते हो, वरना एक दूसरी भी विधि है, आप उससे भी कर सकते हो। जैसे आपको ये पूछ ले 20% गिर जाता है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, मैंने 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो पुरानी कीमत क्या हो जाएगी, पुरानी कीमत और नई कीमत, तो पुरानी कीमत तो क्या हो जाएगी, पुरानी कीमत तो 5 और नई कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाती है, गिर जाती है मतलब कम हो जाती है। तो 5 में से 1 माइनस करो, 4 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू 1.2 रुपया, 1.2, ये नई कीमत है ना, 1.2 रुपया। तो ये कितना गुना है, तो 4 तिया 12 होता है, तो ये 0.3 गुना हो गया, 4 तिया 12 होता है, तो पॉइंट ये 3 गुना हुआ, तो इसका भी 0.3 गुना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, तो 1.5 रुपया हो जाएगा। यदि पुरानी कीमत पूछी होती, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, घटी हुई दर पूछ रहा है, तो ओनली फॉर नई वैल्यू पूछ रहा है, तो नई वैल्यू तो 1.2 रुपया आ गई। और यदि प्रारंभिक दर पूछी होती, प्रारंभिक दर क्या है, तो प्रारंभिक दर क्या होती है, तो ये 1.5 रुपया, ये आंसर आ जाता। तो आपको ये दोनों विधियाँ आनी चाहिए। यदि इसकी जगह घटी हुई दर इसकी जगह प्रारंभिक दर पूछी होती, प्रारंभिक दर या वास्तविक वैल्यू, वास्तविक वैल्यू, प्रारंभिक दर या पुरानी वैल्यू, ये सभी एक ही। तो इसकी पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 रुपया हो जाएगी, पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 रुपया हो जाएगी। और नई वैल्यू क्या है, तो नई, यहाँ पे घटी हुई दर पूछी है, तो नई वैल्यू का मतलब 1.2 रुपया, और पुरानी वैल्यू पूछी होती है, तो पुरानी वैल्यू क्या है, 1.5 रुपया। ये इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है, एक बड़े तरबूज का वजन, एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। जैसे आप मान लो ये तरबूज है, आपको ये एग्जाम में ऐसे तरबूज बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसा बना रहा हूँ। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना है। मैं आपको ये समझा लेता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम, ये कोई तरबूज है, इसका वजन क्या है, 20 kg, 20 किलोग्राम का तरबूज है, वह इसके बाहर का 96% पानी है, 96% पानी है, वह इसके बाहर का 96% पानी। तो यहाँ पे वाटर कितना है, वाटर है 96%, तो वाटर 96%। तो यहाँ पे तरबूज में आपने देखा होगा, तरबूज में कितना होता है, पानी भी होता है और एक गुद्दा होता है, जिसे हम पल्प कहते हैं, पल्प कहते हैं, और गुद्दा होता है। तो जो गुद्दा होता है, गुद्दा, तो पानी कितना होता है, 96%, पानी 96% हो गया, तो गुद्दा कितना हो जाएगा, तो गुद्दा 4% हो जाएगा, तो ही 100% होगा ना। पानी 96% है, गुद्दा 4% हो जाएगा। यदि इसे धूप में रख दिया जाए, यदि इस तरबूज को हमने क्या किया, धूप में रख दिया, और उसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि बाहर का 95% पानी हो जाए, तो फिर इस तरबूज को हमने क्या है, इस तरबूज को हमने धूप में रख लिया, तो इसमें से पानी वाष्पीकृत हो जाता है। धूप में रख दिया जाए और उसका इतना पानी
वाष्पीकृत हो जाए कि बाहर का 95% पानी रह जाए। तो यहाँ पे पानी कितना रह जाए, पानी वाटर कितना रह जाए 95%। तो गुद्दा कितना रहेगा, गुद्दा 5% रहेगा। पानी 95% रहा तो गुद्दा कितना रहेगा 5% रहेगा। गुद्दा कितना रहेगा 5% रहेगा रह जाए। तो इसका घटा हुआ बार कितना है, तो इसका घटा हुआ बार ये हमें ये वैल्यू निकालना है। बार को हम एम मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। एम मानो, एक्स मानो, वाई मानो, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इसको मैंने एम मान लिया। तो ये क्या पूछ रहा है कि इसका घटा हुआ बार कितना है, तो घटा हुआ बार हमें निकालना है। तो यहाँ पे इस तरबूज को हमने धूप में रखा, तो धूप में रखा तो इसमें क्या पानी वाष्पीकृत होगा या गुद्दा वाष्पीकृत होगा। यदि हम किसी चीज़ को धूप में रखते हैं तो उसमें पानी वाष्पीकृत होता है, तो पानी वाष्पीकृत हो गया तो गुद्दा तो सेम रहेगा। तो गुद्दा सेम रहेगा तो हम गुद्दे को तो सेम रखेंगे। तो 20 किलोग्राम में कितना गुद्दा है, तो 4, तो 20 का 4%, इसका 20 का 4% गुद्दा है और इसमें गुद्दा तो सेम रहेगा। तो एम का 5% गुद्दा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल और 5 चौक 20, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू 4 चौक 16, ये 4 और ये 4, तो 4 चौक 16, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, तो 16। तो धूप में रखने के बाद तरबूज का वजन कितना रह जाता है, तो धूप में रखने के बाद तरबूज का वजन कितना रह जाता है 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम। क्योंकि इसमें फिर पानी कितना वाष्पीकृत हो गया, तो 4% पानी वाष्पीकृत हो गया, 4% पानी वाष्पीकृत हो गया। तो ये, तो आप इस सवाल को एक बार वापस समझो, इस सवाल को वापस समझो। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, ये तरबूज है, इसका वजन 20 किलोग्राम है, वह इसके बाहर में 96% पानी है। तो तरबूज में तो गुद्दा भी होता है और पानी भी होता है, तो 96% तो पानी है, तो 4% गुद्दा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये 96 और 4 जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। तो 96% पानी है तो 4% गुद्दा हो जाएगा। और यदि इसे धूप में रख दिया जाए, तो फिर इस तरबूज को हमने धूप में रख दिया और उसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए, तो फिर इसमें से इसको धूप में रखेंगे तो पानी तो वाष्पीकृत होना ही है। तो पानी वाष्पीकृत हो जाए कि बाहर का 95% पानी रह जाए, तो उसमें पानी कितना 95% रहेगा। तो पानी 95% रहेगा तो गुद्दा कितना रहेगा, गुद्दा 5% रहेगा। तो गुद्दा 5% रहेगा, तो ये 5% रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, तो इसका घटा हुआ बार कितना है, तो इसका बार कितना है, तो ये बार कितना है ये हमें निकालना है। तो ये हमें निकालना है। तो पानी तो वाष्पीकृत हो रहा है, तो पानी तो यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है, तो गुद्दा तो सेम रहेगा। तो गुद्दा सेम रहेगा तो हम गुद्दे को सेम करते हैं। 20 किलोग्राम तरबूज में 4% गुद्दा है, 20 किलोग्राम तरबूज में 4% गुद्दा है। इसमें ये हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसमें 5% गुद्दा है, तो इसमें 5% गुद्दा है। तो हमें एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। एम की वैल्यू ज्ञात करो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, तो एम की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। तो एम की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। तो ये आप इस तरह से करना है। आपको ये एग्जाम में ये तरबूज बनाने नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, वह इसके बाहर का 96% पानी है, तो 96% पानी है, तो अन्य चीज़ क्या है, अन्य चीज़ गुद्दा है, तो गुद्दा कितना रहेगा, गुद्दा 4% रहेगा। गुद्दा कितना रहेगा, गुद्दा 4% रहेगा। आप डायरेक्ट सवाल में सवाल को डायरेक्ट प्रश्न भी सोल्व कर लो, प्रश्न में ही सवाल को सोल्व करो। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, वह इसके बाहर का 96% पानी है, 96% पानी है, तो अन्य चीज़ कितनी रहेगी, अन्य चीज़ 4% रहेगी, क्योंकि 100 में से 96 माइनस करो 4%। यदि इसे धूप में रख दिया जाए तो उसका वजन, उसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि बाहर का 95% पानी रहेगा, 95% पानी रहेगा, तो गुद्दा कितना रहेगा, गुद्दा 5% रहेगा। गुद्दा कितना रहेगा 5%। अब इसे डायरेक्ट करो, 20 का 4%, यहाँ पे करो 20 का 4%, प्रतिशत नहीं लिखो तो भी चलेगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमें निकालना है, तो एक्स का या एम मान लो, एम का 5%, एम का 5%। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करो, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। यहाँ पे 2 लाइनों में आंसर आ गया। यहाँ पे क्या हमें ये इतना तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। ये वजन है तो ये 96% पानी है, तो अन्य चीज़ 4% रहेगा। यहाँ पे 95% पानी है, तो अन्य चीज़ 5% रहेगी। तो 20 का 4% और इक्वल कर लो, और एम का 5%, एम का 5%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, ये 4 बार
कटेगा और 4 चौक 16, एम की वैल्यू 16 आ गई, तो ये 16 किलोग्राम आंसर आ गया, 16 किलोग्राम आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्या है, 70 लीटर दूध, 70 लीटर क्या है, दूध है, 70 लीटर दूध तथा जल के मिश्रण, 70 लीटर दूध, 70 लीटर दूध तथा जल के मिश्रण में 20% जल है, 70 लीटर दूध, तो 70 लीटर दूध और जल का मिश्रण, 70 लीटर ये कोई है, 70 लीटर दूध तथा जल का मिश्रण है, तो ये मिश्रण कितना है का, 70 लीटर का, 70 लीटर दूध और जल का मिश्रण है, इसमें 20% जल है, तो वाटर कितना होता है, 20%, वाटर 20% है, ये बोल रखा है। सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़े, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सवाल क्या पूछ रहा है, 70 लीटर दूध और जल के मिश्रण है, तो यह पूरा वाटर और मिल्क दोनों का मिश्रण है, वाटर और मिल्क दोनों का मिश्रण है 70 लीटर, पूरा मिश्रण कितना है, टोटल 70 लीटर है, तो 70 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 20% जल है, तो वाटर कितना है, 20%, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क 80% हो जाएगा, मिल्क 80%, तो ही 100% हो गया ना, 8 और 9 10, तो ये 100%, तो वाटर 20% है, तो मिल्क 80% हो जाएगा। इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए, इसमें पानी और कितना मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में जल 30% हो जाए, नए मिश्रण में जल 30% हो जाए, यह बताया है। तो ये कोई नया मिश्रण, ये तो पुराना मिश्रण था, ये नया मिश्रण है, यहाँ पे हमें और कितना जल मिलाए कि वाटर कितना है, वाटर 30% हो जाए, वाटर 30%, तो मिल्क कितना रहेगा, मिल्क कितना रहेगा, वाटर 30%, तो मिल्क 70% हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कितना मिश्रण मिलाया जाए, तो हमें यहाँ पे मिश्रण निकालना है, मिश्रण एम निकालना है, तो ये कितना रहेगा, यहाँ पे हम क्या मिला रहे, यहाँ पे जल मिला रहे, यहाँ पे हम क्या मिला रहे, यहाँ पे हम जल मिला रहे, कितना जल मिलाना चाहिए, कितना जल मिलाना चाहिए, हम जल मिला रहे, तो मिलाने वाली वैल्यू तो कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जल मिला रहे तो जल ज़्यादा भी मिला सकते, कम भी मिला सकते, तो जल तो परिवर्तित हो जाएगा, जल तो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे सेम क्या रहेगा, यहाँ पे सेम क्या रहेगा, मिल्क सेम रहेगा, क्योंकि जल मिला रहे हैं तो जल मिला रहे तो जल तो परिवर्तित हो जाएगा, मिल्क सेम रहेगा, मिल्क सेम रहेगा। तो ये 70 का 80%, 70 का 80% प्रतिशत नहीं लिखते क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत वैसे कैंसिल हो जाएगा, और एम का 70%, एम का 70%, तो 70 से 70 कैंसिल, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू 80 हो जाएगी, एम की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो इस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी 80, एम की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो पहले मिश्रण कितने का था, पहले मिश्रण 70 का था, अब मिश्रण कितने का हो गया, अब मिश्रण 80 का हो गया। अब कितना पानी मिलाया, पहले 70 का था, पहले 70 का था, अब 80 हो गया, तो हमने कितना पानी मिलाया, हमने कितना पानी मिलाया, 10 लीटर पानी मिलाया, क्योंकि 70 था 80 हो गया, 10 लीटर पानी मिलाया, क्योंकि मिल्क दूध की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो ये पानी कितना मिला है, 10 लीटर पानी मिला है, तो ये 10 लीटर इसका आंसर आ गया, 10 लीटर इसका आंसर आ गया, 10 लीटर इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें सवाल को करना है, इस तरह से हमें सवाल को करना है। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट ऐसे करोगे 70 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 20% जल है, 20% जल है, तो अन्य वस्तु कितनी हो जाएगी, अन्य वस्तु 80% हो जाएगी, अन्य वस्तु 80% हो जाएगी। और इसमें जल और कितना मिलाना चाहिए, हम जल मिला रहे हैं, हम जो वैल्यू मिला रहे हैं वो तो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दूसरी वैल्यू तो सेम रहेगी। तो जल मिला रहे हैं ताकि नए मिश्रण में जल 30% हो जाए, तो जल 30% हो जाए, तो अन्य वैल्यू कितनी हो जाएगी, अन्य वैल्यू 70 हो जाएगी, अन्य वैल्यू 70 हो जाएगी, अन्य वैल्यू 70 हो जाएगी। तो ये 70 से 70 कैंसिल हो गया, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 70 से 70 कैंसिल हो गया, तो एम की वैल्यू 80 होगी, तो इस एम की वैल्यू 80 हो गया। तो पहले मिश्रण 70 का था, अब मिश्रण 80 का हो गया, तो कितना पानी मिला है, तो 10% पानी मिला है, तो 10 लीटर पानी मिला है, तो 10 आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 125 गैलन मिश्रण में 125 गैलन मिश्रण में 20 लीटर 125 गैलन मिश्रण में 20 लीटर पानी
20 लीटर पानी है तो अन्य वस्तु कितनी हो जाएगी, अन्य वस्तु 80 है। अब मैं आपको ऐसे करके नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको ऐसे करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट प्रश्न में इसको सॉल्व करता हूँ। 125 गैलन मिश्रण में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो अन्य वस्तु कितनी हो जाएगी, अन्य वस्तु 80% होगी, अन्य वस्तु 80% होगी। मिश्रण एम में, मिश्रण मतलब एम, मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए। हम पानी मिला रहे तो पानी मिला रहे तो पानी तो परिवर्तित होगा, या तो पानी कम होगा या पानी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन अन्य वस्तु तो सेम रहेगी। तो कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए, पानी की मात्रा क्या है 25% हो जाए, तो अन्य कितना रहेगा, अन्य 75 रहेगा, अन्य कितना रहेगा, अन्य 75 रहेगा। तो 125 का 80, 125 × 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम का 75, एम का 75। अब ये किसके पाड़े से कटा, 25 के पाड़े से कटेगा, 25 × 75 और 25 × 5 125, 25 × 5 125। तो हमें यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी है, तो एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये इसका गुणा कर लो, तो 8 × 5 40, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400/3 इक्वल टू एम, एम इक्वल टू एम आ गया। तो हमने यहाँ पे कैसे किया था, हमने यहाँ पे वैल्यू कितना लीटर कितना जल मिलाना चाहिए, तो जल मिलाने के लिए हमने क्या किया था, 80 में से 70 को माइनस किया था, 80 में से 70 को माइनस किया था, तब हमारा 10 आया था ना। यहाँ पे ऐसे ही हम करो, 125 में से ये माइनस करोगे या इसमें से ये माइनस करोगे, तब हमें कितना पानी मिलाना चाहिए ये आ जाएगा। तो हम क्या करते, 400 में से 400/3 में से 125 माइनस करते, तब हमारी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये माइनस करने पर ये नीचे 3 आ रहा है, तो नीचे तो 3 ही आएगा, नीचे हम 3 इसमें ही देख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको सॉल्व नहीं करो तो हम थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, तो नीचे 3 सब में तो ये 2 आ रहा है, नीचे 3 इसमें ही आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, ये 400 का 400 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का गुणा करो, 3 का गुणा 125 में 3 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 5 × 15, 15 हासिल है 1, 12 × 12 12 बाजू 4 बातें 36, 36 और 1 37/3। तो 400 में से 375 गए तो कितना बचा, 25 बचा, 25/3, 25 में इसका गुणा करो कितना, तो 8 × 24, 8 × 24, 24 25 1 बचा, 1/3, तो 8 से 1/3 आंसर, 8 से 1/3 आंसर, 8 से 1/3 आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया, 8 से 1/3 गैलन इसका आंसर आ गया। तो हमें सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था 125 गैलन मिश्रण में 20% पानी, तो अन्य चीज़ 80% हो गया, मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए, तो पानी की मात्रा 25% हो जाए तो अन्य चीज़ कितनी हो जाएगी, अन्य चीज़ 75 हो जाएगी। तो 125 का 80 इक्वल टू हो जाएगा एम का 75, एम का 75। तो ये 25 के पाड़े से काटा था, हमने काट लिया, तो हमें एम की वैल्यू निकाल ली, एम की वैल्यू। अब हमें पानी मिलाना है, तो इसमें से 125 माइनस करो, ये जो एम की वैल्यू है उसमें से 25 माइनस करो, 125 माइनस करो, तो 125 माइनस करते ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, 80 में से जो एम की वैल्यू आई थी, एम की वैल्यू आई थी, इसमें से ये 70 माइनस किया था, एम की वैल्यू जो आई थी उसमें से ये 70 माइनस किया था, तब ये हमारा 10 आया था। तो इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 25 लीटर नमक का एक गोल, 25 लीटर नमक का एक गोल, 25 लीटर नमक का एक गोल, 25 लीटर नमक का एक गोल में, ये नमक का एक गोल है 25 लीटर का, 25 लीटर नमक का एक गोल में नमक की मात्रा 6%, नमक की मात्रा, ये नमक है, नमक की मात्रा 6%, नमक की मात्रा 6%। तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए, तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, नमक की मात्रा 6%, तो पानी 94% हो जाएगा, पानी 94% हो जाएगा। कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5%, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा क्या 5% रहनी चाहिए, तो पानी कितना रहेगा यहाँ पे, नमक की 5%, तो पानी 95% रहेगा, पानी 95% रहेगा। तो यहाँ पे हमें एम की वैल्यू निकालनी है, तो ये मिश्रण एम की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम पानी मिला रहे हैं, यहाँ पे हम पानी मिला रहे हैं, यहाँ पे हम पानी मिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए, तो हम पानी मिला रहे हैं, तो पानी तो कम ज़्यादा होगा लेकिन नमक तो सेम रहेगा, तो जो सेम रहेगा उसकी वैल्यू लिखो, तो नमक तो सेम रहेगा, तो 25
ये 25, 25 इंटू 6, ये 25 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 5, m इंटू 5। ये परसेंट नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ये 5 के पारे से काटो, 5 5 25, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 6 5 30, m की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो इस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस m की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो हमें कितना पानी मिलाया, पहले मिश्रण कितना तक का था, 25 का था। पहले मिश्रण कितने का था, 25 का था। अब मिश्रण कितने का हो गया, 30 का हो गया। तो कितना मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया। तो ये इसका 5 लीटर पानी, ये इसका आंसर आ गया। 5 लीटर पानी मिलाया, ये इसका आंसर आ गया। 5 लीटर पानी मिलाया, ये इसका आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे करो, 25 का 6% निकालो, 25 का 6% इक्वल टू, यहाँ पे मिश्रण है, मिश्रण का 5% हो जाए, 5%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 5 5 25 25, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 छंग 30। तो एम की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू 30 हो जाएगी। पहले 25 लीटर था, अब 30 लीटर हो गया। तो 25 और 30 के मध्य डिफरेंस कितना है, 5 लीटर का डिफरेंस है। तो 5 इसका आंसर आ गया, 5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। तो ये क्या पूछ रहा था, 25 लीटर नमक का एक घोल, 25 लीटर ये नमक का एक घोल है 25 लीटर का, उसमें नमक की मात्रा 6%, नमक की मात्रा 6%, तो पानी कितना होगा, पानी 94% होगा, क्योंकि 100% होना चाहिए, नमक 6%, तो पानी 94%। तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए, हमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो पानी तो सेम नहीं रहेगा, सेम क्या रहेगा, नमक सेम रहेगा, नमक सेम रहेगा। तो सेम वैल्यू को हमेशा लिखते हैं। तो कितना प्रतिशत पानी मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5%, तो नमक की मात्रा 5%, तो पानी की मात्रा कितने होगी, 95%, पानी की मात्रा 95। तो ये मिश्रण कितने करेगा, तो ये मिश्रण कितने करेगा, ये हमें एम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी तो परिवर्तित रहेगा लेकिन नमक तो सेम रहेगा, ये नमक तो सेम रहेगा, क्योंकि पानी मिला रहे तो पानी तो परिवर्तित हो जाएगा लेकिन नमक सेम रहेगा। तो 25 का 6%, 25 का 6, तो 25 इंटू 6 लिखेगा इक्वल टू 30 का ये एम का 5, तो ये एम इंटू 5 लिखोगे। तो 5 5 25, तो 5 बार कटेगा, तो एम की वैल्यू 30, तो इस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो पहले तो 25 का मिश्रण था, अब मिश्रण 30 का हो गया। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 30 में से 25 माइनस करो तो ये 5 लीटर, हमने कितना पानी मिला है, 5 लीटर पानी मिला है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। 3 लीटर का मिश्रण है, उसमें कितना 40% तो शर्करा है। और यदि 1 लीटर पानी में, यदि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी इस शर्करा में मिला दिया जाए, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस पढ़ो। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण, 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी, यहाँ पे पहले हम क्या देख रहे थे, पानी कितना मिला दिया जाए, तो हमें पानी कितना मिला दिया जाए ये पूछ रहा था कि पानी की वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पानी दे रखा है, 1 लीटर पानी मिला ये दे रखा है। पहले हमें कितना पानी मिला ये हमें पता नहीं था, हम अंदाज से पानी लगा रहे थे कि पानी कितना होगा वो हमें निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सवाल को थोड़ा मोड़ लिया है, यहाँ पे क्या फिक्स मात्रा दे रखी है कि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए। हमें पहले तो कितना मिलाना वो हमें पता नहीं था, वो हमें निकालना था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, ये 1 लीटर फिक्स मात्रा बता रहा है। तो पहले तो 3 लीटर पानी था, अब 1 लीटर मिलाने पर ये 4 लीटर पानी हो गया, 4 लीटर पानी हो गया। तो 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना बराबर है, तो हमें यहाँ पे शर्करा की वैल्यू निकालनी है, शर्करा की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालो, 4 से 40 कैंसिल, ये 10 बार जाएगा, तो ये 3 दिया 30, एस की वैल्यू कितने हो जाएगी, 30%। एस की वैल्यू कितने हो जाएगी, 30% हो जाएगी। एस की वैल्यू कितने हो जाएगी, 30% हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या, पहले तो हमें क्या पूछ रहा था, पहले ये सवाल देखो, ये सवाल क्या पूछ रहा था, ये तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दिया, हमें पानी की मात्रा पता नहीं है कितनी मिलानी है, वो
हमें पानी की मात्रा पहले हमें निकालनी पड़ती थी। 30 में से 25 माइनस करो तो 5 लीटर पानी मिला है, ये हमें मात्रा निकालनी पड़ती थी। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, ये 3 लीटर के मिश्रण में 40% तो शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी, यहाँ पे पानी 1 लीटर मिलाना है, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, कम भी नहीं मिलाना है। यहाँ पे 1 लीटर फिक्स दे रखा है, तो 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए। तो पहले 3 लीटर था, इसे 1 लीटर मिलाओ तो 4 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे शर्करा का प्रतिशत हमें निकालना है। तो शर्करा कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 4 से ये 40 कटेगा 10 बार, तो 3 दाए 30 हो जाएगा, तो शर्करा की मात्रा 30 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है। और यदि आप डिटेल में करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण, तो ये 3 लीटर का कोई मिश्रण यहाँ पे कर लो। ये पानी और शर्करा का यहाँ पे 3 लीटर का मिश्रण है, पानी और शर्करा का। ये पानी और ये शर्करा के मिश्रण में 40% शर्करा है, तो शर्करा कितने 40%, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी 60% हो जाएगा। शर्करा 40% है तो पानी 60 लीटर हो जाएगा, 60 लीटर। यदि उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 1 लीटर पानी मिला जाए, ये 3 लीटर है, 1 लीटर मिलाने पर ये 4 लीटर हो जाएगा। तो 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे हमें शर्करा का प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे शर्करा का प्रतिशत निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या पानी तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन शर्करा थोड़ी परिवर्तित होगी। तो जो शर्करा परिवर्तित नहीं होगी तो शर्करा को बराबर करो, तो 3 लीटर इंटू 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 लीटर इंटू शर्करा, तो 4 से 40 कटेगा, कितने बार 10 बार कटेगा, तो शर्करा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। तो शर्करा की वैल्यू 30%, तो ये इसका आंसर। तो आप इस तरह से डिटेल में भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी ये निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, तो आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट निकालना है, या आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट निकालना है, इस तरह से नहीं करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, पानी और शर्करा के 5 लीटर के मिश्रण में, पानी और शर्करा के 5 लीटर के मिश्रण में 70 लीटर शर्करा है, 70 लीटर क्या है, शर्करा है। पानी और शर्करा के 5 लीटर के मिश्रण में, मिश्रण कितना है, 5 लीटर का मिश्रण है, उसमें 70% शर्करा है, 70% क्या है, शर्करा है। यदि 2 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए, यदि 2 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए, 5 लीटर तो पहले से था, 2 लीटर मिला दिया जाए तो ये 7% हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल क्या पूछ रहा है, 5 लीटर के मिश्रण में 70% तो शर्करा है, यदि 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 2 लीटर और मिला दिया जाए तो ये 5 का 7 हो जाएगा, 2 लीटर मिला दिया जाए, इस मिश्रण में मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है। तो शर्करा का प्रतिशत हमें निकालना है, शर्करा का प्रतिशत हमें निकालना है। ये एस मतलब शर्करा, एस मतलब शर्करा। तो ये कैंसिल करो, 7 से ये कितने बार कटेगा, 10 बार कटेगा, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू 50%, ये इसका आंसर आ जाएगा, 5/50 ये इसका आंसर आ जाएगा। हमें सवाल क्या पूछ रहा था, ठीक इसी तरह ये सवाल था, पानी और शर्करा के 5 लीटर के मिश्रण में, 5 लीटर के मिश्रण में, ये 5 लीटर के मिश्रण में 70% शर्करा, 70% शर्करा। यदि 2 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिला दिया जाए, तो 5 लीटर में 2 लीटर मिलाने पर यह कितना हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा। तो नया मिश्रण 7 लीटर का हो जाएगा। तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना है, तो हमें शर्करा का प्रतिशत निकालना था। तो 7 से ये 70 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 5/50 हो जाएगा। तो शर्करा कितनी हो जाएगी, तो 50% शर्करा हो जाएगी, 50% शर्करा हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही एंड करते हैं। हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।